So welcome everyone to yet another amazing session on CA Final Financial Reporting and I hope हमारा ऑडियो सब कुछ बेहतरीन तरीके से क्या है, प्रॉपर है। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनना। अब मैंने आपको क्या कहा था कल, आज आने के पहले क्या करके आना है? क्या कहा था मैंने? आज आने के पहले क्या करके आना? रिवाइज। हाँ एकदम परफेक्ट रिवाइज। अगर रिवाइज नहीं किया है तो पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं इस बैच को तेरी, पहली फुर्सत में निकल। अगर रिवाइज नहीं किया तो टाटा बाय बाय बाय, आप बैठो ही मत। एकदम ईमानदारी से बताओ किसने रिवाइज किया है, सच्ची बताओ, चैट बॉक्स में फटाफट बताओ किसने रिवाइज किया है, एकदम ईमानदारी से, मालूम तो पड़े कौन हम कौन है समझदार लोग। चलो पर्व ने कहता है उसने रिवाइज किया, बाकी किसने एकदम ईमानदारी से बताना, झूठ कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। चलो वर्षा ने कहा किया है, कृष्णा ने कहा किया है, बाकी अर्पित ने कहा, विनीत ने कहा ठीक है, वर्षा, दिव्या, नलम, कृष्णा ठीक है, अभिषेक ने किया, अस्मिता ने किया, विशाल ने किया, हसन ने किया, अनिकेत ने किया, ठीक है, वेरी गुड, शानदार शानदार। देखो आपने को पता है ना कितने परसेंट लोग पास होते हैं, 10%, 12%, 15% मैक्स, बराबर। तो इतने ही लोग लास्ट तक रिवाइज करेंगे, अपने को उनमें फॉलो करना है, ठीक है। अपने को बीच में ना वो नहीं तोड़ने का लिंक। वेरी गुड, तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू पीपल हु हैव रिवाइज्ड। नहीं किया ना रिवाइज बाकी लोग ने, बाय बाय, हमको कोई जरूरत नहीं तुम्हारे को इस बैच की, हाँ जाओ टाटा बाय बाय। हाँ एनीवेज चलो रिवाइज किया, बहुत शानदार, मजा आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा एक बार मैं आपको फटाफट से याद करा दूं अपन ने कल क्या पढ़ा था। अपने हैबिट है भाई, मैं आपको इतने बार रिवाइज कराऊंगा, हम आप में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि भूले कैसे, है ना। चलो तो मैं आपको फटाफट से एक बार रिकॉल करवा दूं अपन ने कल क्या किया था। मैंने आपको कल रोड मैप के बारे में पढ़ाया था। रोड मैप में मैंने बताया था आपको इंट्रोडक्शन टू इंडिया जो अपन ने आईएफआरएस से कन्वर्ज कर रखा है, ठीक है। अगर आईएफआरएस से कन्वर्ज के छोटे मोटे डिफरेंस है उसको बोलते हैं कार्विन्स एंड कार्वआउट्स। अपन ने कार्विन डिस्कस किए थे, 3 तरह के होते हैं, अगर टर्म अलग अलग है तो कार्विन, ऑप्शन कम दिए इंडेस में तो कार्विन, या फिर अगर आईएफआरएस साइलेंट है लेकिन इंडेस ने ज्ञान दिया तो कार्विन। अच्छा कार्व आउट क्या रहेगा, अगर आईएफआरएस कुछ और बोलता है इंडेस कुछ और बोलता तो कार्व आउट हो जाएगा, बराबर। उसके बाद एप्लीकेबिलिटी की बात की थी, कंपनीज के केस में अलग है, एक तो वॉलंटरी था और 2 फेज में मैंडेटरी था, बराबर। फेज 1 में मैंडेटरी कौन है, जिसका नेटवर्थ 500 के ऊपर। फेज 2 में कौन, जो या तो लिस्टेड हो या नेटवर्थ अनलिस्टेड वाले केस में 250 के ऊपर। अगर आपको एप्लीकेबल तो आपके सारे पेरेंट, सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर को भी एप्लीकेबल, ध्यान रखना। उसके अलावा बैंकिंग, इंश्योरेंस, एनबीएफसी की अपन अलग से बात करी थी। बैंकिंग वाले केस में और इंश्योरेंस वाले केस में अब तक डेट फाइनलाइज नहीं है, एनबीएफसी वाले केस में 2 फेज में अगेन है, ध्यान रखना। वो फेजेस का जो क्राइटेरिया है वो सेम है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अपन ने कल इतना रिवाइज किया था, ठीक है, जो अपन ने आज फटाफट से क्विकली एक बार वापस से रिकॉल कर लिया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं सर, अब हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे मैं जब बढ़ूंगा आपसे तो हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एफआर सीख रहे हैं ना, तो हमको बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो आना चाहिए। आप बोलोगे सर कैसी बात करते हो, बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो हमको आता है। जो तुमको आता है वो वाला नहीं चाहिए, इधर एक नया वाला सीखना पड़ेगा। चलो उसका डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा एक बात ध्यान रखना, प्लीज मेंटेन दैट राइटिंग वाला हैबिट। जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे वैसे आपको लिखना है, ठीक है। तो है ना, कोशिश करो कि साथ साथ में हाथ चलाते रहो। इट विल टेक अ कपल ऑफ डेज टू गेट इन द रिदम, है ना। आपको रिदम में आने समय लगेगा कि है ना, जहां सर मुझे समझा रहे हैं मैं समझ भी रहा हूं, मैं साथ में लिख भी रहा हूं, तो वो रिदम में आने के लिए कोशिश करते हुए चलो, ठीक है। स्टार्टिंग में वैसे भी इतने हेवी टॉपिक है नहीं तो आपको दिक्कत आएगी नहीं। चलो आ जाओ, स्केड्यूल 3 की बात करेंगे, ठीक है। स्केड्यूल 3 का फॉर्मेट, ओके। अब इसमें अपन लिखेंगे फॉर्मेट फॉर व्हाट, फॉर्मेट फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या आता है, बैलेंस शीट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस आता है, ये सब चीजें आती है, बराबर। नोट्स टू अकाउंट्स आते हैं, ये सब। तो उसका अपन फॉर्मेट का डिस्कशन फटाफट से करने वाले हैं। अब हमको जो फॉर्मेट आता है वो आता है डिवीजन 1 एएस वाला, है ना। अब एएस के फॉर्मेट में क्या था, अगर आप बैलेंस शीट बनाया करते थे, याद है एएस का फॉर्मेट बचपन में देखा था, लॉलीपॉप खाता था, छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था, वो वाले फॉर्मेट की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इसके अंदर जब आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाओगे तो आपको याद है अपन किससे शुरुआत करते थे, कैन एनीवन टेल मी कि अपन एएस के फॉर्मेट में बैलेंस शीट में सबसे पहले यहां क्या लिखते थे? वेरी गुड आंसर, सबसे पहले वी यूज्ड टू स्टार्ट विद इक्विटी एंड लायबिलिटी। अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो तो वी यूज्ड टू स्टार्ट विद इक्विटी एंड लायबिलिटी। उसके अंदर हम सबसे पहले क्या लिखते थे पता है, अपन लिखते थे इक्विटी। इक्विटी के अंदर हम लिखते थे शेयर होल्डर्स फंड्स, बराबर। शेयर होल्डर फंड्स में अब हम लिखते थे पहले शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में 2 तरह के होते थे कैपिटल, वेरी गुड रोहित। शेयर कैपिटल में होते 2 तरह के, एक होता था इक्विटी शेयर कैपिटल, एक होता था प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, आपको अगर याद हो तो,
ठीक है। फिर आता था रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये आपका हो गया शेयर होल्डर्स फंड, है ना। इक्विटी में हो गया शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। फिर हम लिखते थे लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी में दो, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी, बराबर। वेरी गुड अभिषेक, वेरी गुड वर्षा, वेरी गुड, यस। और उसके बाद नेहा ने तो पूरा आंसर दे दिया, वेरी गुड, ठीक है। और उसके बाद हम लिखते थे सेकेंड पार्ट असेट्स, असेट्स में अगेन नॉन करंट असेट, करंट असेट। हाँ ऑफकोर्स इसके अंदर बहुत सारे आइटम्स आया करते थे, नॉन करंट के अंदर बहुत सारे आइटम्स, करंट के अंदर बहुत सारे आइटम्स, मैं उसका डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, बट अपने को बेसिक बेसिक फॉर्मेट पता है ना। ये एएस का फॉर्मेट था, हम यहां चालू करते थे इक्विटी के साथ, शेयर होल्डर्स फंड, कैपिटल, सरप्लस, लाइबिलिटी में नॉन करंट करंट, असेट्स में नॉन करंट करंट। ये सिंपल था, ये तो एएस का फॉर्मेट था। सर क्या हमको इंडेस में भी ये फॉर्मेट फॉलो करना क्या? ना भाई ना, हमको नया कोई मिल चुका है, इंडेस का फॉर्मेट एक दूसरा फॉर्मेट है, ठीक है। तो उसको हमको सर रट्टा मारने का बैठ के, अभी रट्टा नहीं मारना, बट मालूम तो होना चाहिए ना कैसा है फॉर्मेट में, फर्क क्या है थोड़ा सा, तो बेसिक आइडिया होना चाहिए अपने को। हाँ ध्रुव ने देखो एक्स्ट्रा ज्ञान दिया, ध्रुव बोलता है फुट नोट में कंटिजेंट लाइबिलिटी भी आता था। अरे वेरी गुड ध्रुव, यार तू स्कॉलर आदमी है ध्रुव यार। चलो आगे बढ़ जाते हैं, डिवीजन 2। अब शेड्यूल 3 का, शेड्यूल 3 के डिवीजन 1 में एएस का फॉर्मेट दिया गया है, शेड्यूल 3 के डिवीजन 2 में इंड एस का फॉर्मेट दिया गया है, ठीक है। वी हैव गिवन द फॉर्मेट ऑफ इंड एस, बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ठीक है। चलो तो अब इसमें क्या फॉर्मेट दिया गया ध्यान से देखते हैं अपन। बैलेंस शीट के फॉर्मेट में जब आप इंड एस की बात करोगे ना, तो आपको पता है हम शुरुआत इक्विटी लायबिलिटी से नहीं करते। पता है इंड एस की बैलेंस शीट में शुरुआत किससे होती है? इंड एस की बैलेंस शीट में शुरुआत होती है असेट्स के साथ, है? हाँ सर, असेट्स में आता है नॉन करंट असेट, करंट असेट। फिर सेकेंड आता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसमें पहले हम लिखते हैं इक्विटी, उसमें पहले हम लिखते हैं इक्विटी। अच्छा इक्विटी में क्या आता है? पहले हम सिर्फ शेयर कैपिटल बोलते थे ना, इंड एस के अंदर स्पेसिफिकली बोलते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। इंड एस के अंदर हम स्पेसिफिकली बोलते हैं इसी इक्विटी शेयर कैपिटल लिखना। और आपको पता है वी यूज्ड टू यूज द वर्ड रिजर्व एंड सरप्लस, यहां रिजर्व एंड सरप्लस वर्ड यूज नहीं होता है, यहां एक नया वर्ड यूज होता है, वो होता है अदर इक्विटी। यहां रिजर्व एंड सरप्लस वर्ड यूज नहीं होता है, यहां वर्ड यूज होता है अदर इक्विटी। सर क्या फर्क है रिजर्व एंड सरप्लस और अदर इक्विटी के अंदर? अगर आप ऐसा समझ लो, अगर सपोज रिजर्व एंड सरप्लस का स्कोप इतना है तो अदर इक्विटी का स्कोप इतना है, मतलब अदर इक्विटी इज वाइडर इन स्कोप। रिजर्व एंड सरप्लस में कुछ लिमिटेड आइटम्स आते थे, अदर इक्विटी में उससे बहुत ज्यादा आइटम्स आते हैं, बराबर। वो कौन से आइटम्स आते हैं वो तो हम रिस्पेक्टिव इंडेक्स में पढ़ेंगे, बट इतना समझ के लेना है कि रिजर्व एंड सरप्लस के बदले वर्ड अभी क्या आता है? अदर इक्विटी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये आ गया आपका इक्विटी, उसके बाद आपका आता है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी में फिर आता है नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। तो अगर आप इंड एस की फॉर्मेट में आओगे तो दो मेजर डिफरेंसेस है, दो मेजर। सबसे पहले वी स्टार्ट विथ असेट्स, और दूसरा रिजर्व्स एंड सरप्लस के बदले वर्ड क्या यूज करना है आपको? अदर इक्विटी। ये दो बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अरे यस और नो? यस, अरे यस और नो? अरे डैशिंग टू द स्नो? अरे यस 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 नो? हाँ चलो ठीक है, क्लियर है यहां तक? ओके, ये अपना बेसिक फॉर्मेट था इंड एस को लेकर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। फटाफट से कॉपी कर लेने का हैबिट, वापस से बता रहा हूं, हैबिट बनाओ, साथ साथ में लिखते हुए चलो। क्लियर है? ठीक है सर, क्लियर है यहां तक। क्या मैं आगे बढ़ू? बढ़ जाओ सर, आगे बढ़ो, काहे नहीं बढ़ते, बढ़ो। चलो सिंपल था बहुत चीज। अच्छा ये देखो, ये रहा शेड्यूल 3 डिवीजन 2, डिवीजन 2 में फॉर्मेट दिया हुआ है इंड एस का, इंड एस बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। इसमें सबसे पहला पार्ट 1 है बैलेंस शीट। अब देखो इधर देखो, किससे शुरू किया है? असेट से शुरू किया है। असेट्स में आते हैं नॉन करंट असेट, फिर आते हैं करंट असेट, बराबर। फिर देखो फिर आता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। शुरू किया है इक्विटी के साथ, इक्विटी शेयर कैपिटल और अदर इक्विटी, बराबर। फिर आता है लाइबिलिटीज, उसमें आता है नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। समझ पा रहे हो कैसा है? यस। अब है ना, इस आपको सर हमको क्या फॉर्मेट रट्टा मारना है क्या? अरे मेमोनिक बना के रट्टा मारने मत बैठ जाना, पीसीआईजी ऐसा कुछ कुछ रट्टा नहीं मारना है। ये सब अपने को ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा एज एंड व्हेन वी आर स्टडीइंग द रिस्पेक्टिव इंडेस, ठीक है। अच्छा अब है ना, नॉन करंट के अंदर आपको दिख रहा है बहुत सारे आइटम्स है। देयर इज समथिंग नोन एज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट,
देयर इज समथिंग नोन एज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। सर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? ऐसा समझ लो, इसका मतलब होता है, आप लिख लो बाजू में, पीपीई अंडर डेवलपमेंट। पीपीई अंडर डेवलपमेंट, इसको हम प्यार से बोलते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, बराबर। फिर आता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। सर ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होता है? वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको आपने होल्ड कर रखा है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। अगेन मैं बता दूं, गुडविल है, अदर इंटेंजिबल है, बायोलॉजिकल असेट्स है, फाइनेंशियल असेट है, डिफर्ड टैक्स असेट है, ये सब के बारे में हम सर कहां पढ़ने वाले हैं? आप बाजू में लिख के रख लो, ये सब का ज्ञान आएगा हमको रिस्पेक्टिव इंडेक्स के अंदर। देखो मैं चाहूं ना आपको लिखा सकता हूं कि इसके बारे में कौन से इंडेक्स में पढ़ेंगे, इसके बारे में कौन से इंडेक्स में पढ़ेंगे, बट ऐसा समझ लो आपको अभी वो जरूरत नहीं है मालूम करने का, क्योंकि सेंस नहीं बनेगा उसका, अपने को इंडेक्स अभी आते नहीं है। बस इतना आपको मालूम होना चाहिए कि इसके बारे में अपन सब पढ़ेंगे रिस्पेक्टिव इंडेक्स के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना। चलो ध्रुव, वो आपकी जो क्वेरी है ना वो रिस्पेक्टिव इंडेक्स में कवर हो जाएगी, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, अपने को आज के मोमेंट में सब जानने की इच्छा होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, कुछ कुछ चीजें आपको ओवर द पीरियड समझ में आ जाएगी ऑटोमेटिकली, तो वक्त से आगे मत बढ़ो, ठीक है। चलो यस, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके, चलो मैं आगे बढ़ू। सिमिलरली करंट असेट्स के अंदर बहुत सारे आइटम्स है, इसके बारे में अपन कहां पढ़ेंगे? रिस्पेक्टिव इंडेक्स के अंदर। तो लिखो इधर, रिस्पेक्टिव इंडेक्स के अंदर अपन पढ़ेंगे, आपको चिंता करने की इसके बारे में जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेम अप्लाइज टू ये सारी चीजें और ये सारी चीजें, इसके बारे में अपन सब जगह पढ़ेंगे रिस्पेक्टिव इंडेक्स के अंदर। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अच्छा, एक तो ये हो गया जो हम बनाते हैं बैलेंस शीट, बेसिक आइडिया आ गया, बेसिक आइडिया मेरे को देना, रट्टा मारने मत बैठना, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज, सर एक बात बताओ, हमको जैसे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, ये आपने एएस में पढ़ा रहेगा, ठीक है। एएस 10 था, अगर एएस थोड़ा बहुत पढ़ा है तो एएस 10 था ना, फिक्स्ड असेट या पीपी जो भी। तो एएस के अंदर अपन जब पढ़ते थे तो अभी इसमें कितने सारे आइटम्स आ सकते हैं ना प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में, फर्नीचर आ सकता है, बिल्डिंग आ सकता है, लैंड आ सकता है ना, प्लांट एंड मशीनरी आ सकता है, बहुत सारी चीजें आ सकती है, राइट। तो अब इसका जो डिटेल्स है वो हम कहां दिया करते थे? सर हम डिटेल्स तो नोट्स टू अकाउंट्स में दिया करते थे। एकदम करेक्ट आंसर। मैं बोलूं आपके सारे असेट्स के अंदर कौन से चीजें आएगी, सारे लायबिलिटी में कौन सी चीजें आएगी, सारे इक्विटी में कौन सी चीजें आएगी, ये सबका डिटेल्स होना चाहिए नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर। कहां होना चाहिए इसका डिटेल्स? नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर। लेकिन एकदम सही बोला आपने, सारे असेट का डिटेल्स नोट्स टू अकाउंट्स में, सारे लायबिलिटीज का डिटेल्स नोट्स टू अकाउंट्स में। लेकिन 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 ये जो इक्विटी है ना, इक्विटी इसमें दो है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल है और अदर इक्विटी है, बराबर। इसका नोट्स टू अकाउंट्स नहीं बनता है, शेयर कैपिटल और अदर इक्विटी का नोट्स टू अकाउंट्स नहीं बनता है। सर बनता है ना? अरे बताओ क्या, सुनना, मैंने क्या बताया था, अदर इक्विटी में बहुत सारे आइटम्स आते हैं ना, इट इज वाइडर इन स्कोप, उसमें बहुत सारे आइटम्स आ सकते हैं। तो अदर इक्विटी का नोट्स बनाने से काम नहीं चलता है, इसका बनाना पड़ता है पूरा स्टेटमेंट। क्या बनाना पड़ता है? स्टेटमेंट। तो इसका नोट्स नहीं बनता है, इसका पूरा एक स्टेटमेंट बनता है, उसको प्यार से बोलते हैं, वेरी गुड आंसर ने, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। शॉर्ट फॉर्म में आज के बाद हम इसको कहेंगे SOCE, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, SOCE, ध्यान रखना, बराबर। क्योंकि इसमें बहुत सारे आइटम्स आ सकते हैं। इक्विटी कैपिटल में तो चलो शेयर्स ही आते हैं, इक्विटी शेयर्स। अदर इक्विटी में देयर कैन बी मेनी आइटम्स, तो इसका बनता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अब ये स्टेटमेंट कैसे बनता है, देखो अपना अगला फॉर्मेट वही है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इक्विटी में दो चीजें आती है ना, एक आता है इक्विटी शेयर कैपिटल, बराबर, तो उसका एक टेबल बनता है। अपन बताते हैं बिगनिंग में कितना था, ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ, और बाद में एंड में कितना बचा, ऐसा। तो एक तरीके से रिको देते हैं अपन, रिकंसिलेशन। ओपनिंग कितना था, ड्यूरिंग द ईयर कितना इशू नया कुछ किया, तो क्लोजिंग कितना हो गया। ये बनता है इक्विटी का ऐसा स्टेटमेंट छोटा सा। और सिमिलरली बनता है अदर इक्विटी का एक बढ़िया सा स्टेटमेंट। अब देखो अदर इक्विटी का स्टेटमेंट देखो, ये देखो इतना बड़ा स्टेटमेंट है, देख पा रहे हो क्या? अगर मैं इसको एक्सपांड करूं तो देखो अदर इक्विटी में ऐसे हॉरिजॉन्टली कितनी सारी चीजें लिखी हुई है, ये देखो अदर इक्विटी में रिजर्व सरप्लस भी आता है, लेकिन उसके छोड़ के बहुत सारे आइटम्स और है ना, ये डेट इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, ये वो इतना सारा सब कुछ आता है ना, फिर जाके टोटल लिखते हैं अपन, ऐसा। और सर ये तो ऐसे तो बहुत सारा चीजें, अभी ऐसे भी बहुत सारी चीजें हैं, बैलेंस एट बिगनिंग ऑफ द ईयर, फिर उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर आपने क्या किया है,
ताकि आपका एंड का बैलेंस मिलेगा, ये सारा चीज है। तो सर अब ये फॉर्मेट हमको याद करना पड़ेगा? नहीं, आपको ये इतने सारी चीजें आती है, ये सब अभी रट्टा मारने का जरूरत नहीं है। तो सर हम फिर कभी याद करेंगे इसको? मैंने क्या बताया था, ये सब डिटेल्ड वाली चीजें आपको आज रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ये सब चीजें क्या क्या इसके अंदर आ रहा है, वी विल ऑलरेडी अंडरस्टैंड व्हेन वी आर स्टडिंग द रिस्पेक्टिव इंडेक्स। जब हम रिस्पेक्टिव इंडेक्स का डिस्कशन कर रहे हैं तो आपको चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। तो मैं आपको लिखा देता हूं इधर, चलो ये चीज, ताकि आपको याद रहे। ये जो फॉर्मेट है, दिस फॉर्मेट, नो नीड टू रट्टा, नो नीड टू रट्टा दिस नाउ, बराबर। एज एंड व्हेन वी स्टडी respective index, as and when we study respective index, we will automatically understand this, we will automatically understand this। ठीक है, हम ये ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन, यस और नो? यस, चलो क्लियर लिखा है ये सब चीज, बहुत बेसिक है, फटाफट लिखते हुए चलने का, जैसा बोला तभी वैसा, बस चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो लेकिन आपको एक चीज समझिए क्या, एक बेसिक चीज हमको क्या निकाल के लेनी है यहां से, आपको एक चीज समझ के लेनी है कि इसका मतलब ये है कि हमको इक्विटी का नोट्स नहीं बनाना है, इक्विटी का पूरा पूरा क्या बनाना है, स्टेटमेंट बनाना है। दैट्स इट, दिस इज द ओनली कंक्लूजन विच यू हैव टू ड्रॉ फ्रॉम दिस, दैट्स इट। ठीक है, स्टेटमेंट का फॉर्मेट अट्टा मारना जरूरत अपने को भी नहीं है। ठीक है, चलो ये तो हमने किसकी बात कर ली सर, ये तो हमने बात कर ली बैलेंस शीट की। अब बता फटाफट से, बैलेंस शीट हो गया, नोट्स टू अकाउंट्स का बातें भी हो गया, उसके अलावा और क्या बनता है? अरे और क्या बनता है भाई साहब, एक के है भाई साहब, जल्दी बताओ क्या बनता है, और जल्दी से बताओ क्या बनता है। और बैलेंस शीट बना लिया, ठीक है, परफेक्ट आंसर। अब बनता है प्रॉफिट एंड लॉस, बराबर। तो आ जाओ, पार्ट 2 आपका आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो इंड AS में प्रॉफिट एंड लॉस भी बनता है। चलो तो मैं लिख दूं इधर, अब मैं प्रॉफिट एंड लॉस सिर्फ इंड AS का डिस्कशन कर रहा हूं, ठीक है, इंड AS का। इंड AS में एक और चीज बनती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सर वैसे तो कैश फ्लो भी बनता है ना, हाँ कैश फ्लो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट ही है, लेकिन कैश फ्लो कैसे बनता है वो रिस्पेक्टिव इंड AS में बात की गई है। यहां जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात की, दो या तीन चीजों की बात की, एक बैलेंस शीट, एक स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और एक प्रॉफिट एंड लॉस, ये तीन चीज का बात किया। तो अपन भी तीन चीज का बात करेंगे, कैश फ्लो का बात अपन करेंगे रिस्पेक्टिव इंड AS के अंदर, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। चलो तो हेडिंग दे दो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है वो जो AS में था मोटा मोटी सेम है ना, ऑलमोस्ट इट इज द सेम, ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा बहुत सेम ही है, एज जो AS में था वही इंड AS में मोटा मोटी, थोड़ा एक फर्क आता है, मेजर फर्क एक आता है, बताऊंगा। अच्छा उसके अलावा, अच्छा किसी के मन में ऐसा आएगा सर वो टी फॉर्मेट का आ गया, बना मत देना टी फॉर्मेट वाला बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस, वो छोटी मोटी पार्टनरशिप कंपनीज अपन 11th में पढ़ते थे, उन लोग को फॉलो करने को अलाउड था, वो बाद में स्क्रैप भी हो गया, वो अलाउड नहीं है अभी, ठीक है। अगर आप कंपनी हो, आपको या तो ये AS में फॉलो करोगे तो ये वाला, इंड AS में फॉलो करोगे तो ये वाला। भूल से भी एग्जाम में टी फॉर्मेट बना के मत आ जाना, अगर तुम टी फॉर्मेट बनाओगे तो वो तुमको चाय पिला के 0 मार्क दे देगा, ध्यान रखना। हाँ चलो चलो ठीक है, आगे बढ़ जाए। यस, अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या आता है, सबसे पहला आता है रेवेन्यू। रेवेन्यू लिखते ना, रेवेन्यू। अच्छा रेवेन्यू में क्या क्या लिखते हैं अपन, कोई मुझे बताएगा रेवेन्यू में क्या क्या आता है? परफेक्ट आंसर, सबसे पहला आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, पहला आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है अदर इनकम। पहला आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और दूसरा आता है अदर इनकम। यस ठीक है, परफेक्ट। बस ये साइड में तो इतना ही आता है, ये साइड में तो इतना ही आता है, टोटल मिला के आपको मिल जाएगा योर टोटल रेवेन्यू, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। रेवेन्यू के बाद आता था अपना सेकंड पार्ट, एक्सपेंसेस। वेरी गुड रोहित, वेरी गुड निराली, वेरी गुड पायल, वेरी गुड, सही है शिवांगी, वेरी गुड। चलो ठीक है, एक्सपेंसेस
मेरे को वो रोहित रोहित अपने बैच में बच्चा है ना रोहित, तो मेरे को रोहित सुन के वो कोई मिल गया रोहित याद आता है। तुमको पता है क्या रहते क्वेश्चन? आला आलाओ जा रहे हो सब अच्छा है सजा नहीं सब बुरे सब जादू अच्छा है। मेरे को रोहित सुन के वो रोहित याद आता है, रोहित मेहरा। एनीवेज चलो, इसलिए मैं थोड़ा सा हंस देता हूँ कभी कभी, कोई नाम वाम पढ़ के मेरे को कुछ याद आ जाता है। एनीवेज ठीक है, चलो आ जाओ आगे। एक्सपेंसेस आता था। अब एक्सपेंस में क्या आता था? एक्सपेंस में आता था, लिखो, एक्सपेंस में इट यूज्ड टू कम परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अब स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है? अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस में हो तो जो भी आपने अपना स्टॉक खरीदा बेचने के लिए उसको बोलते हैं परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, है ना? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। उसके बाद क्या आता था? उसके बाद आता था अपना रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूम्ड? कंज्यूम्ड का मतलब होता है ओपनिंग रॉ मटेरियल्स प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल, ऐसा। ठीक है सर, रॉ मटेरियल कंज्यूम कौन से कंपनी में आएगा? जो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो रॉ मटेरियल खरीदती है, उसको प्रोसेस करती है और फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है, उसको बोलते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, बराबर? ठीक है, तो वो आता है। उसके अलावा आता था परफेक्ट, मुझे किसी ने ऑलरेडी आंसर किया था, केविन ने आंसर किया था, चेंजेस इन इन्वेंट्री। सर ये तो हमको ऑलरेडी आता है, मेरे को पता है तुमको आता है, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है ना एक बार रिवाइज कराना, बिकॉज मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता है ना? चलो, चेंजेस इन इन्वेंट्री। सर चेंजेस इन इन्वेंट्री में क्या आएगा? अरे सिंपल ना, वो ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अपन टी फॉर्मेट में तो लिखते थे इधर ओपनिंग और इधर क्लोजिंग, बस यहां वो एक्सपेंस साइड में ही नेट ऑफ करके दिखाते हैं, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करके। ठीक है, और क्या आएगा उसके बाद? आएगा बेसिक बेसिक चीजें देख लेते ना अपन। फिर आता है डेप्रीसिएशन एंड एमोटाइजेशन, और भी मुझे मैं रैंडमली ले रहा हूं, ठीक है, एमोटाइजेशन। उसके अलावा और क्या आता है? हाँ, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। और क्या आता है? परफेक्ट आंसर, फाइनेंस कॉस्ट। वेरी गुड आंसर ध्रुव। फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट वगैरह जो भी आपने पे किया वो आ जाएगा। उसके अलावा चलो बाकी बोलते अदर एक्सपेंसेस, जो बचा कुचा वो सब आ जाएगा अदर एक्सपेंसेस के अंदर। ठीक है, तो आपका टोटल रेवेन्यू हो गया था। अब ये एक्सपेंस साइड का टोटल मारोगे तो आपको मिलेगा टोटल एक्सपेंसेस, अपने को मिलेगा टोटल एक्सपेंसेस, बराबर? और अगर अपन ए माइनस बी, इसको बी बोल दो, फिर अपने को मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर अपन टैक्स माइनस करेंगे तो मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो सब ठीक है। तो ये सब नेट करने के बाद आपको मिलेगा प्रॉफिट। अरे फिर तो अपने को फॉर्मेट पता है ना, फिर तो यार वही है ना, वो बिफोर टैक्स, बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स वगैरह, ये वो करके है ना, ऐसा करके। बट बेसिक आइडिया आ गया क्या? एक्सपेंस होता है, रेवेन्यू होता है, ये वो, ये प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट हो गया आपका। ठीक है, ऐसा आप समझ के ले लो। यहां तक सबको क्लियर है क्या? क्लियर है सबको? यस, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट ऑफ हो गया प्रॉफिट एंड लॉस। अब है ना, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, ठीक है? आप है ना एक काम करना, ये जो एरिया है ना, ये पूरा पेज, ये पूरा पेज छोड़ देना आप। ठीक है, जस्ट लीव दैट होल पेज। होल मतलब एटलीस्ट 50% पेज तो छोड़ देना, ठीक है? और एक नए पेज पे, मैं तो नए पेज पे आ रहा हूं, ठीक है? चलो, अब नए पेज पे ना मैं अपन को डिस्कशन करेंगे। एग्जाम्पल लिखता हूं मैं आपके लिए, तो लिखना एग्जाम्पल, लिखना बेस बिल्डिंग। अच्छा, बेस बिल्डिंग का मतलब क्या है? मैं आपका जो कंसेप्ट का बेस है वो स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं। बेस बिल्डिंग का मतलब भाई कोई बिल्डिंग बिल्डिंग नहीं है ये। मेरे को कोई फोटो खींच के पूछना मत सर ये बिल्डिंग मतलब, मैं आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं बेसिकली। बेस बिल्डिंग का मतलब होता है कंसेप्चुअली वी आर गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग लिटिल बिट, तो मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है? चलो सपोज सुनना, सपोज अपना ये अपने पास ये है, कौन है? रोहित। आला जादू। तो रोहित के पापा ने रोहित को एक लैंड, रोहित के पापा ने एक लैंड ली थी, पता है? लैंड, ठीक है, लैंड थी, रोहित के पापा के पास एक लैंड थी। ओके, तो वो ये लैंड अगर आप एएस में बात करोगे, एएस मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है? तो एएस पता है अच्छा ये लैंड कब खरीदी उन्होंने? ये लैंड उन्होंने खरीदी 1995 में, बहुत पहले 1995 में लैंड परचेज किया। फॉर हाउ मच? बताओ, लैंड उस समय कितने की आती होगी? एक अच्छी सी डिसेंट सी लैंड, बताओ कितने की ले? रोहित ने ली, रोहित के पापा ने लिए लैंड, चलो ठीक है। तो कितने की आई? 10 लाख रुपए की आ गई, 10 लाख रुपीज की आ गई। ओके सर, वेरी गुड। अच्छा, जब ये लैंड रिकॉर्ड करेगा तो ये लैंड कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करेगा? मुझे बताओ, लैंड की जर्नल एंट्री क्या होगी इन दिस केस? व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर द लैंड? जब लैंड परचेज किया रहेगा रोहित के पापा ने, है ना, जब लैंड रोहित के पापा ने परचेज किया रहेगा तो जर्नल एंट्री क्या होगी? तो जर्नल एंट्री वुड हैव बीन
लैंड अकाउंट डेबिट, मतलब जब लैंड खरीदा तो लैंड टू कैश बैंक 10 लैक्स 10 लैक्स, यही होगा, यही होगा। यस ठीक है, तो लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, ये लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, ये एंट्री मारी होगी 10 लैक्स 10 लैक्स। ठीक है, लैंड टू बैंक, वेरी गुड आंसर। ठीक है, तो अब ये लैंड उन्होंने परचेस किया। अब एएस जो है ना, एएस बड़ा कंजर्वेटिव है। एएस इज ऑफ ओल्ड ख्यालात, जो पुराने माँ बाप होते हैं ना, अरेंज मैरिज ही करने का, बाहर नहीं जाने का, रात को घूमने का नहीं, डिस्को में नहीं नाचने का, वैसे। तो एएस एक बात बोलता था कि हमेशा किस पे रखो, यू विल ऑलवेज फॉलो द कॉस्ट मॉडल, विल ऑलवेज फॉलो द कॉस्ट मॉडल। इसका मतलब आप चीजों को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रखोगे। ये बात आपको भी पता है कि है ना, वो थोड़ा सा आदम बाबा के जमाने का था, तो बोलता था कॉस्ट मॉडल पे रखने का, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रखने का। मैंने बोला ओके वेरी गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये ना हर साल सिर्फ 10 लैक्स पे दिख रही है। अब रोहित के पापा का छोटा मोटा बिजनेस था, ठीक है, टर्नओवर माइट बी इन लैक्स, 70-80 लैक्स का टर्नओवर, ठीक है, ऐसा। अब हुआ क्या, अब आया लेट्स से ईयर 2028, कितने साल के बाद, अब काउंट कर लेना, इतने साल के बाद, बहुत सालों के बाद आया 2028, 2028 है ना। रोहित के पापा ने सोचा कि यार अब चलो लैंड बेच ही देते हैं। लैंड क्या करते हैं, बेच ही देते हैं। बट बेचने के पहले सुनना, मुझे ये बता दो, मेरे बुक्स में लैंड कौन से वैल्यू पे दिख रही है, उसको प्यार से बोलते हैं कैरिंग अमाउंट। जो बुक्स में आपके वैल्यू पे दिख रही है उसको हम कैरिंग अमाउंट कहते हैं, बराबर। तो आपके बुक्स में लैंड कौन से वैल्यू पे दिख रही है ये बता दो फटाफट से। तो आप कहोगे सर हमारे बुक्स में तो आपने हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रखा है, तो हमारे बुक्स में तो लैंड अभी भी 10 लैक्स पे दिख रही है। हमारे बुक्स में तो लैंड अभी भी 10 लैक्स पे दिख रही है। वेरी गुड आंसर मानसी, वेरी गुड मिफ्ता, वेरी गुड विनीत, ठीक है, एकदम सही आंसर दिया आपने। ठीक है, अब इसी लैंड को हमने क्या किया, हमने बेच दिया। वी सोल्ड दिस लैंड, सोल्ड फॉर हाउ मच, सोल्ड फॉर ₹5 करोड़ इन 2028। हमने इस लैंड को 5 करोड़ में बेच दिया। हाँ सर इतना महंगा, अरे भाई आपको पता है ना प्रॉपर्टी का रेट 1995 में और अभी में जमीन आसमान का फर्क है। तभी कोई चीज 10 लाख की होगी तो आज वो पक्का 5 करोड़ में बिकी होगी, ऐसा। तो हमने क्या किया, हमने इस लैंड को बेच दिया इन 5 करोड़। मजा आ गया एकदम ही। ठीक है, अब मेरे को जर्नल एंट्री मारनी है सेल की। देखो अपन आधी चीजें सीखते हैं जर्नल एंट्री के थ्रू, ठीक है, अपने को वही समझता है बेटर। तो जर्नल एंट्री के थ्रू अपन एंट्री कैसे मारेंगे। देखो मेरे को बेचने पे क्या आता है, पैसा आता है ना, कैश इज रिसीव्ड, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे बेसिक। तो वी विल से कैश बैंक अकाउंट डेबिट, 5 करोड़ रुपीज आ गया। व्हाट इज गोइंग आउट, लैंड इज गोइंग आउट, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो मैं बोलेगा टू लैंड अकाउंट। अब ये लैंड बाहर जा रही है, जो लैंड बाहर जाती है, आप लैंड को 5 शेयर में बाहर नहीं करोगे येड़े की तरह, ये कर मत देना येड़े की तरह 5 में बाहर। बाहर जाने वाली चीज इस दुनिया में हमेशा कैरिंग अमाउंट पे बाहर जाती है ना। बाहर जाने वाली चीज इस दुनिया में हमेशा कैरिंग अमाउंट पे बाहर जाती है। तो आप बाहर कौन से वैल्यू पे करोगे, 10 लाख पे करोगे। बाहर आपने कर दिया 10 लाख पे, तो बैलेंसिंग फिगर आता है ना कुछ। सर वो बैलेंसिंग फिगर कहां जाएगा फिर, अरे वही तो आपका है, क्या है, प्रॉफिट। तो आप बोलोगे टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, क्रेडिट साइड में डिफरेंस आया तो प्रॉफिट, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, विच विल गो इन प्रॉफिट एंड लॉस, इट विल बी हाउ मच, 4.9 करोड़, विच विल बी हाउ मच, 4.9 करोड़। ठीक है, ये आपका पूरा एंट्री हो गया, ध्यान रखना, क्लियर। प्रॉफिट एंड लॉस में अपन रिकॉर्ड करेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस में आपके रिजर्व में एक्यूमुलेट हो जाएगा, वो सब ठीक है। चलो अब अरे बेसिक बातें कर लेते हैं, सबको समझता है ये वाला पार्ट क्या। प्रॉफिट हो गया मेरे को लैंड के सेल पे इतना। ये एंट्री मैंने कौन से ईयर में मारी होगी, ये एंट्री मैंने मारी होगी 2028 में। ठीक है, अब इस कंपनी को इवैल्यूएट करते हैं, ये कंपनी को आज कितना प्रॉफिट हो गया, 4.9 CR। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं सुनना, ये कंपनी जो थी 1995 से थी, इसका नॉर्मली टर्नओवर ही सिर्फ 80 लाख, 90 लाख, 70 लाख, ऐसा इसका टर्नओवर हुआ करता था। ठीक है, अब आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हो, आप क्या हो, इस कंपनी के शेयर होल्डर हो। आपने देखा अचानक से एक साल में
टर्नओवर तो छोड़, इनका प्रॉफिट ही 4.9 सीआर। शेयर होल्डर को लगेगा अरे बाप रे, कंपनी ने क्या धमाकेदार परफॉर्मेंस दिया है ना, एकदम नाच के दिखाया बढ़िया वाला, और क्या प्रॉफिट जनरेट किया है, वाह, इस कंपनी के तो शेयर खरीद लेने चाहिए हमको, इतनी प्रॉफिटेबल कंपनी है। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये सस्टेनेबल प्रॉफिट है? क्या ये प्रॉफिट आपको हर साल होने वाला है? क्या नहीं। क्या ये प्रॉफिट आपको आपके मेन बिजनेस से हुआ? क्या नहीं। वो तो आपने एक लैंड बेचा तो एबनॉर्मल प्रॉफिट हो गया, वो शायद फ्यूचर में रिकर भी ना करे, फ्यूचर में रीऑकर भी ना हो ये प्रॉफिट। तो ये जब इतना सारा प्रॉफिट बुक होता है ना एक साथ, तो इट सेंड्स अ रॉन्ग मैसेज टू द शेयर होल्डर्स। इतना सारा प्रॉफिट देख के सबको लगता है कि कंपनी ने बहुत ही गजब परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। रियलिटी में ये तो एक पुरानी लैंड बेची है जिसका आज आपको सारा प्रॉफिट मिला है। अब एक बात सोच समझ के बताना, ये जो प्रॉफिट है 4.9 सीआर का, ये जो प्रॉफिट है 4.9 सीआर का, ये आपने कहा तो सही कि हुआ है इन द ईयर 2028, लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये जितना भी प्रॉफिट हुआ है, क्या ये सिर्फ 2028 में हुआ है या ये ओवर द पीरियड ऑफ 1995 से 2028 में हुआ है? वापस से सर, ये जो प्रॉफिट है ये सिर्फ 2028 का प्रॉफिट है या ये जो लैंड की वैल्यू अप्रिशिएट हुई थी ये ओवर द पीरियड ऑफ 1995 से 2028, दैट इज ओवर द पीरियड ऑफ 32 इयर्स ये हुई थी, 33 इयर्स। क्या ये एक साल का प्रॉफिट होना चाहिए या ये ओवर अ पीरियड ऑफ 33 इयर्स बुक होना चाहिए? सोच समझ के बताओ, क्या ये प्रॉफिट 1 ईयर का है या इसमें अप्रिसिएशन ओवर द पीरियड ऑफ 33 इयर्स हुआ है? एकदम करेक्ट आंसर केविन, पायल, लक्ष्मी, वेरी गुड। ये सर प्रॉफिट तो हर साल थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हुआ रहेगा ना, अचानक थोड़े ना कि लैंड की वैल्यू एक ही साल में सीधा 10 से 4.5 करोड़ पे पहुंच गई। ये जो इंक्रीमेंट हुआ है लैंड की वैल्यू में, ये हर साल थोड़ा थोड़ा होना चाहिए था। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा गेन हर साल बुक करते हुए चलते तो ये नौबत नहीं आती। अगर आप गेन हर साल बुक करते हुए चलते तो ये नौबत नहीं आती। तो यहां प्रॉब्लम हो गया। ये प्रॉब्लम इसलिए हुआ बिकॉज एएस ने बाबा आदम के जमाने का अप्रोच फॉलो करवाया, दैट इज कॉस्ट अप्रोच फॉलो करवाया। ठीक है, अब हम आते हैं किसके ऊपर? अब हम आते हैं इंड एएस के ऊपर। ठीक है, अब हुआ क्या सुनना मजा आएगा अभी, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। दिस वॉज केस 1 जो एएस फॉलो करवा रहा था। ठीक है, अब ऊपर वाले एग्जाम्पल का केस 2 फॉलो कर लेते हैं। केस 2 इंड एएस। अब इंड एएस क्या बोलते हैं सुनना। इंड एएस बोलता है आप असेट को एक बार परचेस करोगे तब तो आप कॉस्ट पे परचेस करोगे, परचेस करते समय तो आप 10 लाख पे रिकॉर्ड करोगे, बट एवरी ईयर एंड पे इंड एएस ने आपको ऑप्शन दिया। इंड एएस बोलता है एवरी ईयर एंड पे आइदर यू कैन कीप इट एट कॉस्ट और यू कैन कीप इट एट फेयर वैल्यू। या तो आप कॉस्ट पे रख सकते हो या फिर आप फेयर वैल्यू पे रख सकते हो। ये किसने ऑप्शन दिया आपको? इंड एएस ने ऑप्शन दिया। ठीक है, चलो तो इंड एएस के हिसाब से थोड़ा एंट्री मारने का ट्राई करते हैं। जैसे अभी है 1995, है ना, 1995 में हमने क्या किया? हमने परचेस किया था वही लैंड। तो चलो लिखते हैं परचेस्ड 10 लाख का लैंड। ठीक है, तो हमने एंट्री क्या मारेंगे? हम एंट्री मारेंगे लैंड अकाउंट डेबिट, वापस वही सेम एंट्री टू कैश बैंक। चलो डे 1 पे तो हम कॉस्ट पे रखेंगे लैंड को, डे 1 पे तो हम रखेंगे कॉस्ट पे लैंड को। अब बात करते हैं एक साल के बाद क्या हुआ। एक ही साल के बाद, दैट इज इन द ईयर 1996। व्हाट हैपेंड इन द 1996? आपकी कॉस्ट कितनी थी? आपकी कॉस्ट तो 10 लाख थी, लेकिन मैं कह रहा हूं आपकी फेयर वैल्यू इस पता कितनी हो गई? आपकी फेयर वैल्यू हो गई 17 लाख। आपकी फेयर वैल्यू हो गई 17 लाख। इंड एएस ने ऑप्शन दे रखा है या तो कॉस्ट पे रखो या फेयर वैल्यू पे रखो। तो मैंने ये वाला ऑप्शन चुन लिया, मैंने चुन लिया के साथी प्यार का, मैंने चुन लिया, तो हमने ये वाला ऑप्शन चुन लिया फेयर वैल्यू। ठीक है, तो फेयर वैल्यू ऑप्शन चुनोगे तो इसका मतलब अब एक साल के बाद आप कॉस्ट पे नहीं, आप किस पे रखोगे? आप फेयर वैल्यू पे रखोगे। तो आई विल से यू विल रीवैल्यू एट द फेयर वैल्यू, आप इसको फेयर वैल्यू पे रखोगे। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब आता है सबसे क्रिटिकल पार्ट। ठीक है, पूरा एम्फेसिस अभी यहां दे देना। आपकी कॉस्ट 10 लाख थी, आपकी फेयर वैल्यू बढ़ गई 17 लाख हो गई। व्हाट इज द इंक्रीमेंट इन लैंड का वैल्यू? लैंड की वैल्यू कितने से इंक्रीज हुई? 10 थी 17 हो गई। तो व्हाट इज द इंक्रीमेंटल वैल्यू? बताओ। अरे परफेक्ट आंसर सर, कितना बेसिक आपने चीज पूछा। लैंड की वैल्यू इंक्रीज्ड बाय हाउ मच? इट इंक्रीज्ड बाय 7 लाख। अरे इट इंक्रीज बाय 7 लाख ना यार, बेसिक मैथ्स नहीं आता तुम लोग को? 10 था 17 हो गया, 7 लाख से बढ़ाना। हाँ वेरी गुड, चलो
वेरी गुड आंसर विनीत, अर्पित, वेरी गुड, ठीक है। तो 7 लाख से बढ़ गया। अब मुझे इसकी एंट्री मारनी है। ये जो वैल्यू इंक्रीज हुआ ना, ये जो वैल्यू इंक्रीज हुआ, इसकी एंट्री मुझे मारनी है। तो मैं एंट्री कैसे मारूंगा? मुझे लैंड की वैल्यू इंक्रीज करनी है, 10 से 17 पे लेके जानी है, लैंड की वैल्यू इंक्रीज करनी है। तो लैंड इंक्रीज करने के लिए अपन डेबिट करते हैं, तुमको पता है ना, असेट को बढ़ाने के लिए डेबिट करना पड़ता है। तुमको पता है ना ये चीज? एक सेकेंड। असेट हैज अ डेबिट बैलेंस, तो असेट डेबिट करने से बढ़ता है, असेट क्रेडिट करने से कम होता है। ऑन दी अदर एंड ऑल दी लाइबिलिटी एंड इक्विटी हैव अ क्रेडिट बैलेंस, तो लाइबिलिटी इक्विटी को क्रेडिट करने से बढ़ता है, उनको डेबिट करने से कम होता है। ये भाई तुमको पता है ना, ये मेरे को अटैक मत दो, ठीक है? चलो मजाक कर रहा हूं, मेरे को पता है तुमको आता होगा ये चीज। तो हम क्या बोलेंगे, सुन लो, हम बोलेंगे लैंड अकाउंट डेबिट, क्योंकि लैंड की वैल्यू इंक्रीज करनी है 7 लाख। अब टू क्या करे? टू कैश बैंक बोल सकता हो क्या? नहीं, बेचा थोड़ी ना, पैसा थोड़ी ना आया है। तो आपको है ना कुछ तो प्रॉफिट हुआ है, कुछ तो प्रॉफिट हुआ है ना, बराबर। मैं ऐसा बोलूं, दिस इज नथिंग बट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, लिखो मत, सिर्फ देख लो, दिस इज नथिंग बट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। यस सर, बराबर, दिस इज नथिंग बट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ना भाई अनरियलाइज्ड, ये अब तक आपने एसेट बेचा नहीं है, आपके पास ही है, बट दिस इज एन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। कितना? 7 लाख। अब ये प्रॉफिट कहां बुक करेंगे? तो आपसे मैं पूछूं तो आप बोलोगे सर ये प्रॉफिट जाना चाहिए आपके पीएनएल के अंदर, दिस प्रॉफिट शैल बी ट्रांसफर्ड इन पीएनएल, बराबर। लेकिन एक दिक्कत है, क्या ये आपका बिजनेस प्रॉफिट है? नहीं, बिजनेस प्रॉफिट नहीं है। सेकंड, क्या ये आपका रियलाइज्ड प्रॉफिट है? मतलब क्या ये प्रॉफिट आपने आज अर्न कर लिया है? नहीं, ये प्रॉफिट आपने आज अर्न भी नहीं किया है, ठीक है? तो सर अब ऐसे केस में क्या किया जाए, है ना? तो सुनना, स्टैंडर्ड ने क्या किया, अपने इंडेस ने क्या किया, अपना आईएफआरएस ने क्या किया था। वो जानते हैं कि ऐसे कुछ आइटम्स आएंगे जो आपके बिजनेस के नहीं है। मतलब बिजनेस में आप लैंड यूज कर रहे हो, लेकिन आपका बेसिक बिजनेस ये नहीं है कि लैंड बेचेंगे खरीदेंगे। और सेकंड, दिस प्रॉफिट इज एन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, है ना? अब अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को आप प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाओगे तो इट विल अननेसेसरीली इन्फ्लेट द प्रॉफिट ना। आपको लगेगा यार कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट कमाया 7 लाख रुपीस का, बट ये रियल में तो अर्न किया ही नहीं है। तो इसलिए क्या किया, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के, हम जो ऊपर लिख रहे थे ना प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है इसके 2 हिस्से कर दिए। कितने हिस्से कर दिए? 2 हिस्से कर दिए। एक हिस्सा है जो आपका नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस है, वो जो आपका नॉर्मल पीएनएल है वो। जो दूसरा हिस्सा है उसको प्यार से बोलते हैं OCI, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। क्या बोलते हैं उसको? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, बराबर। अब ये क्या है बेसिकली? व्हाट इज OCI? OCI इज नथिंग बट अ हेड, बट अ न्यू कैटेगरी, which is created to record unrealized gains and losses, है ना? To record few unrealized gains and losses। तो ये एक सेपरेट कैटेगरी है जो आपने क्रिएट करी है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ही। एक होता है पीएनएल नॉर्मल वाला, एक होता है OCI वाला। इस कैटेगरी में क्या रिकॉर्ड होएगा? चलो मैं लिखा देता हूं आपको, लिख लो इधर। इसमें क्या क्या आता है? few items will be recorded in OCI, है ना? अब वो फ्यू आइटम्स कौन से? क्या सर इस दुनिया के सारे अनरियलाइज्ड आइटम्स OCI में आते हैं क्या? नहीं। तो कौन से आइटम्स आएंगे सर OCI में? दे आर डिफाइंड बाय इंड AS, है ना? फ्यू आइटम्स, अब फ्यू आइटम्स कौन से? दीज आर डिफाइंड बाय इंड AS इन रिस्पेक्टिव टॉपिक्स। जब आप वो रिस्पेक्टिव इंड AS पढ़ोगे तो आपको समझेगा कि कौन सा आइटम OCI में आ सकते हैं। तो लिखो, फ्यू आइटम्स विल बी रिकॉर्डेड इन OCI विच विल बी डिफाइंड बाय इंड AS इन रिस्पेक्टिव टॉपिक्स। लिखो, इन रिस्पेक्टिव टॉपिक्स, इन रिस्पेक्टिव टॉपिक्स, ठीक है क्या? ध्रुव बोलते हैं सर कैपिटल गेन का रिडक्शन ये वो। अरे ध्रुव मेरे भाई, FR पढ़ रहा है DT पढ़ रहा है? FR पढ़ रहे तो FR में रहते हैं फिलहाल। हाँ, वो कैपिटल गेन किधर से आया? मैं डिस्कशन किया गया उसका? नहीं ना। अनटिल एंड अनलेस आई एम नॉट टचिंग दैट टॉपिक, यू नीड नॉट गो इनटू दैट टॉपिक। भाई DT थोड़ी ना पढ़ रहे अपन, DT में पूछना वो सब।
कैपिटल गेन वगैरह की बातें जहां करनी होगी मैं कर लूंगा। चलो, तो फ्यू आइटम्स विल बी रिकॉर्डेड इन ओसीआई डिफाइंड बाय इंडेस इन रिस्पेक्टिव टॉपिक्स। ठीक है, आइडियली ओसीआई का मेन मोटिव क्या था? ओसीआई का मेन मोटिव है टू रिकॉर्ड, ये ओसीआई की बात कर रहा हूं, टू रिकॉर्ड फ्यू अनरियलाइज्ड गेन्स एंड लॉसेस, टू रिकॉर्ड फ्यू अनरियलाइज्ड गेन्स एंड लॉसेस। बट एक बात ध्यान रखना, इस दुनिया के सारे अनरियलाइज आइटम्स इसमें नहीं आते हैं। जस्ट बिकॉज वो अनरियलाइज्ड है तो ओसीआई में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। एक तो अनरियलाइज्ड होता है और सेकंड इंडेक्स बताता है कि कौन सा आइटम ओसीआई में जाना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, तो टू रिकॉर्ड फ्यू अनरियलाइज्ड गेन्स एंड लॉसेस। एक और चीज लिखो, बट नॉट ऑल unrealized items appear in OCI, but not all unrealized items appear in OCI। इतना आपको ध्यान रखना है। क्या क्लियर है वाला पार्ट? क्या यस, ये लिख लो इधर, लिख के हुआ तो डी करके बोलना, डी ऐसा डी करके लिख देना, डी डी मतलब डन, तो डी करके लिखना चैट बॉक्स के अंदर, तो मेरे को समझेगा आपका लिखकर हो गया। चलो परफेक्ट, ओके, वेरी गुड, क्लियर है। तो इसका मतलब अब सुनना, मैं थोड़ा इसको रिफाइन कर देता हूं अच्छी तरीके से। इसका मतलब ये जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है ये आप पीएनएल में ट्रांसफर नहीं करोगे। अब मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूं इस चीज को। ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के लिए एक बेटर टर्म दिया इन्होंने, एक बेटर टर्म दिया हुआ है, एंड दैट इज, इसको मिटा के मैं बोलूंगा रीवैल्यूएशन गेन। वन बेटर टर्म इज रीवैल्यूएशन गेन। ठीक है, और ये जाता है पीएनएल में नहीं, कहां जाएगा ये? आपके ओसीआई में जाएगा। बराबर, कहां जाएगा ये? ओसीआई में जाएगा। यस, ध्यान रखना। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस, तो ये लैंड टू गेन, बस ध्यान रखना, और गेन जाएगा ओसीआई के अंदर। अब मैं बता दूं एक चीज आपको, सपोज फॉर एग्जांपल आप शेयर होल्डर हो। ठीक है, आप शेयर होल्डर हो, आप एज अ शेयर होल्डर किसी कंपनी का पीएनएल देख रहे हो। तो मैंने बताया पीएनएल में नॉर्मल प्रॉफिट इज लेट्स से 1 लाख, और मैंने आपको बताया ओसीआई का प्रॉफिट इज लेट्स से 7 लाख। तो मैं बोलूं आपको क्लियरली देखकर समझ रहा है कि एक कंपनी का जो अनरियलाइज पोर्शन इट इज 7 लाख, तो ये प्रॉफिट को अपने को ढंग से देखना नहीं चाहिए। मेन इस प्रॉफिट को देखकर जज करना चाहिए कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है ना। वरना ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बोलता पूरा पीएनएल 8 लाख, तो आपको लगता है कंपनी का परफॉर्मेंस तगड़ा है, लेकिन जैसे मैंने बाइफरकेशन दिखाया आपके लिए इंटरप्रिटेशन क्लियर हो गया ना कि यार कंपनी का परफॉर्मेंस ये देखकर मत जज करो, ये देखकर जज करो, ऐसा। तो ये इसका मोटिव था। तो ये इसलिए आता है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, OCI, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, फुल फॉर्म लिखा है ना उसका, यस, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। आई होप यहां तक सबको क्लियर है, क्लियर है पक्का ये वाला पार्ट? ठीक है, तो जैसे आप ये करोगे, आपने रीवैल्यू वगैरह कर लिया, किधर गया मेरा, हाँ, आपने लैंड की वैल्यू इंक्रीज कर दी। तो ये करने के बाद आपकी लैंड की कैरिंग अमाउंट कितनी हो जाएगी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरिंग अमाउंट? कैरिंग अमाउंट का मतलब होता है आपके बुक्स में कौन सा वैल्यू पे दिखेगा, उसको बोलते हैं कैरिंग अमाउंट। तो आपकी लैंड की कैरिंग अमाउंट कितनी हो जाएगी? अभी आपकी लैंड की कैरिंग अमाउंट विल बी नाउ, न्यू कैरिंग अमाउंट विल बी 17 लाख ना, 10 थी, आप 7 से इंक्रीज कर दिया तो इट विल बी 17 लाख। ध्यान रखना, क्लियर है वाला पार्ट? चलो आगे बढ़ते हैं। सर इफ दिस इज फॉर समवन नॉट हैविंग बिजनेस रिलेटेड टू लैंड, बट व्हाट इफ समवन इज हैविंग बिजनेस तो लैंड, अरे उस केस में बाबा वो पीपी नहीं, वो उस केस में इन्वेंट्री बन जाएगी। लैंड को बेचना खरीदना बिजनेस है तो लैंड विल बी इन्वेंट्री फॉर हिम, उस केस में इन्वेंट्री के प्रोविजंस अप्लाई होंगे। ठीक है, वो रिस्पेक्टिव इंडेक्स में आएगा बाबा, टेंशन मत लो। अरे तुम लोग को एक बात समझाता हूं, देखो तुम लोग को पता है एंड से प्रॉब्लम क्या हो रही है, कुछ लोग के एंड से तुम लोग को चाहिए कि सर आप अभी के अभी मेरे को हर तरीके से बता दो क्या होएगा। आपको अभी सिर्फ जितना बता रहा हूं उस पर फोकस करना। जो आप बोल रहे हो ना डाउट्स आ रहे हैं यार, अरे भाई वो आएंगे और वो क्लियर अभी नहीं हो सकते, वो क्लियर होंगे रिस्पेक्टिव इंडेक्स में। तुम फॉर एग्जांपल तुम 3 घंटे की पिक्चर देखने गए, अब मैंने सिर्फ है ना सलमान खान की एंट्री दिखाई तुमको, एक तो तुम बोलोगे सलमान खान की एंट्री क्यों दिखा रहे हो, मत ही दिखाओ, पिक्चर ही मत दिखाओ सर। एनीवे चलो, तुमको मैंने किसी हीरो की एंट्री दिखाई,
ठीक है, अब तुम एंट्री देख के जज कर रहे कि ये हीरो क्या कर सकता है, ये मरेगा, ये जिंदा रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा। अब तुम्हारा डाउट आना जेन्युइन है, लेकिन क्या डायरेक्टर तुमको पहले बता देगा क्या कि ये हीरो मरेगा कि नहीं मरेगा? नहीं, वो तुमको अभी नहीं बताएगा। वो बोलेगा वेट कर, स्टोरी आएगी, तेरे को मालूम पड़ेगा क्या होएगा, उसका भी जिंदगी में कटेगा, फिर वो भी वो एकदम सिंगर विंगर बनेगा, है ना, फिर नादान परिंदे गाएगा, ऐसा वो तो तुमको स्टोरी पे ले जाएगा ना। मेरे केस में ऐसा ही है, मैं तुम्हारा डायरेक्टर हूँ, तुम हो ऑडियंस, तुमको जानना है सारा सस्पेंस पहले। मैं सस्पेंस खोल नहीं सकता क्योंकि इट इज अ फ्लो जो अपने को ब्रेक नहीं करना है। ठीक है, हीरो बोलते हैं, हीरो आकाश कंदो ही है। पहली बार कोई हीरो बोला जिंदगी में भाई, ध्रुव। मेरे और ध्रुव ने मुझे हीरो बोला, ध्रुव बोलता है हीरो आकाश कंदो ही होगा। मेरे और ध्रुव के बीच में काफी कोजी मोमेंट बन चुका है अभी। चलो ठीक है। ऐसा मत तुम लोग। एनीवेज, तुमको समझ आ गया? ठीक है, तो लैंड की कैरिंग अमाउंट हो गई 17 lakhs। आगे बढ़ते। ठीक है, चलो, अरे टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा सारे क्वेरी सॉल्व करेगा। जो ऐसा मुझे लगता है ना कि ये अभी सॉल्व हो सकते हैं, मैं अभी सॉल्व कर दूंगा। कोई लगता है कि यार ये तो बाद में आएगा, टेंशन क्यों लेता है, तो वो बाद में आ जाएगी, टेंशन मत लो। ठीक है, बस भरोसा रखना मेरे ऊपर। ऐसा मत सोचना कि आकाश कंदन ने गपची मार दिया क्वेरी मेरा। गपची नहीं मारा भाई, रेलिवेंट रहेगा तो ले लूंगा। ठीक है, चलो। पायल पूछती है हीरोइन कौन? हीरोइन मेरी वाइफ रहेगी फिर। शादी के बाद दूसरी हीरोइन नहीं चलती मैडम, शादी के बाद बीवी सब कुछ। ठीक है, ध्यान रखना, हाँ ऐसा ही होता है। चलो, एनीवेज, अब चलो एक साल और आगे बढ़े। तो 1995 में परचेस किया, 96 में रिवैल्यू किया। अब आते हैं 97 में। अब देखते हैं तुम्हारी बुद्धि कितनी चलती है, सुनना। 97 में अब फेयर वैल्यू हो गई, पता है कितनी? अब फेयर वैल्यू हो गई 20 lakhs। फेयर वैल्यू कितनी होगी? फेयर वैल्यू 20 lakhs हो गई। अब बताओ इधर एंट्री क्या आएगी, बताओ। व्हाट एंट्री शैल आई पास? जर्नल एंट्री, या तो तुम अपने किताब में खुद पास करो, या फिर मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ। फेयर वैल्यू अभी 20 हो गई, तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा? बेचा नहीं है मैंने, सिर्फ फेयर वैल्यू बढ़ी है। तो उस केस में सर सेम चीज, आप बोलोगे लैंड अकाउंट डेबिट, लैंड वापस से बढ़ गया। अब क्योंकि ये वापस से अनरियलाइज्ड गेन है, तो आप बोलोगे 2 रीवैल्यूएशन गेन, बराबर, करेक्ट। और ये रीवैल्यूएशन गेन कहां जाएगा? पीएनएल में कि ओसीआई में? ये जाएगा आपके ओसीआई में। वेरी गुड, क्योंकि अनरियलाइज्ड है ना ये, तो जाएगा ओसीआई में। अब इसका वैल्यू कितना रहेगा? वैल्यू सबसे पहले मुझे किसने आंसर किया है? सबसे पहले मुझे इसकी वैल्यू आंसर की मानसी ने, वो एकदम करेक्ट आंसर किया है। अब आप गेन कितना रिकॉर्ड करोगे? आपका गेन आएगा सिर्फ 3 लाख। सर 3 लाख कैसे आया? अरे 17 थी अभी प्रीवियस ईयर तक, क्योंकि आप 10 से 17 पे लेकर आ गए थे। अब 17 से कितनी होगी? 20 होगी, तो और कितनी वैल्यू बढ़ी? 3 लाख से बढ़ी ना वैल्यू, सिंपल यार, बराबर। तो 3 लाख से आपकी वैल्यू बढ़ गई। और वेरी गुड। तो अगर मैं आपसे पूछूं अब ये गेन बुक करने के बाद व्हाट इज माय लैंड का रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट? लैंड का कैरिंग अमाउंट कितना हो जाएगा अपने लिए? तो इट विल बिकम हाउ मच? 20 lakhs। लैंड का कैरिंग अमाउंट विल बी 20 lakhs, सिंपल, क्लियर। चलो ठीक है, ये भी समझ गया। अब आपके लिए मैं थोड़ा सा चीज देखता हूं, तुम्हारी बुद्धि कितनी चलती है। लैंड की कैरिंग अमाउंट 20 lakhs हो गए, मान लिया सबने, ठीक है। 1998, एक साल और बाद, ऐसा मान लेते सपोज कि मैंने ये लैंड का सेल कर दिया, सपोज बेच ही दिया, 3rd ईयर में बेच दिया। चलो, सेल कितने में किया? ऑफ 22 lakhs। सेल फॉर 22 lakhs सेल कर दिया ऑफ लैंड। कितने में बेचा? 22 lakhs में बेच दिया। इसकी एंट्री क्या रहेगी अभी? जर्नल एंट्री। सुनना, मैं आपको कोशिश करता हूं पास करने का, साथ में पास करते हैं। पैसा आएगा बेचने पे, तो आप बोलोगे कैश बैंक अकाउंट डेबिट। हाउ मच विल बी कैश बैंक अकाउंट डेबिट? सर बेच के 22 मिला है, तो आप बोलोगे कैश बैंक अकाउंट डेबिट 22 lakhs। ओके, 2 क्या बोलोगे? 2 आप बोलोगे सर बेचा है लैंड, तो 2 लैंड। अब जब लैंड बाहर जा रही है, अब तो लैंड बेच दिया ना, तो लैंड बाहर जा रही है, लैंड बाहर जाएगी कैरिंग अमाउंट के ऊपर। बाहर जाने वाली चीज ऑलवेज एट कैरिंग अमाउंट। सी है मतलब कैरिंग अमाउंट। व्हाट वाज द लेटेस्ट कैरिंग अमाउंट? 20 lakhs। तो 20 lakhs पे आप बाहर करोगे, 20 lakhs पे आप बाहर करोगे। अब क्या मैं अभी भी जो गेन आता है, गेन आ रहा है ना, क्या मैं अभी भी ये गेन ओसीआई में ट्रांसफर करूंगा क्या? नहीं 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 नहीं, अभी ओसीआई नॉई चौलबे। क्यों? अरे बाबा लैंड बेच दिया है, अब तो ये प्रॉफिट हो गया रियलाइज्ड,
तो अब ये जो गेन आएगा ये आपके जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। वाई? क्योंकि ये तो आपका रियलाइज्ड गेन है ना। वेरी गुड आंसर अभिषेक, वेरी गुड शिवानी, वेरी गुड शिवांगी, वेरी गुड अस्मिता। 2 lakhs। मेरे ख्याल से काफी लोगों ने ऑलरेडी इंटरप्रेट ये चीज कर ली थी। सिंपल, बेचा है सो पीएनएल, परफेक्ट आंसर, करेक्ट। क्लियर है यहां तक सबको? क्लियर है क्या? चलो ठीक है, ये आपको मैंने एक बढ़िया सी चीज समझा दी। आई होप तुमको समझ गया ये वाला पार्ट। ठीक है, तो अनरियलाइज रहेगा तो ओसीआई में जाता है, रियलाइज रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। ये बात ध्यान रखना। सेकंड चीज मैंने आपको ऑलरेडी लिखा दिया, इस दुनिया के सारे अनरियलाइज आइटम्स ओसीआई में नहीं आते। जो जो इंडेक्स ने डिफाइन करे हैं वो आते हैं। अब कौन से डिफाइन करे वो रिस्पेक्टिव इंडेक्स में हम कवर करेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अच्छा, एक और चीज, इसका मतलब आप सब मानते हो अब हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के 2 हिस्से हो गए। एक हो गया पीएनएल, एक हो गया ओसीआई। एक हो गया पीएनएल और एक हो गया ओसीआई। तो है ना, ये जो मेरा सेक्शन था पहला वाला, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ये मेरा पीएनएल वाला सेक्शन था। कौन सा सेक्शन था? पीएनएल वाला। अब इसी में एक सेकंड सेक्शन बनता है, इसी में एक सेकंड सेक्शन बनता है जो होता है ओसीआई वाला, जो एक ओसीआई का सेक्शन बनता है। तो जैसे जो अपने को गेन आया था, रीवैल्यूएशन गेन, वो अपन यहां रिकॉर्ड करते हैं ना। जो रीवैल्यूएशन गेन है वो अपन यहां रिकॉर्ड करते हैं ना। कितना रिकॉर्ड करते हैं? 7 lakhs। जैसे फॉर एग्जांपल 7 आया था, 3 आया था, जो भी अमाउंट आया था वो अपन रिकॉर्ड करते हैं। ऐसे बहुत सारे आइटम्स आ सकते हैं। अब वो कौन सा आइटम्स आएंगे वो अपन रिस्पेक्टिव इंडेक्स में यूज करेंगे। ठीक है। उसके बाद अब एक और चीज, इसका मतलब आपके प्रॉफिट एंड लॉस में 2 कैटेगरी हो गई। एक हो गई पीएनएल वाली कैटेगरी, एक हो गई ओसीआई वाली कैटेगरी। सपोज आपके पीएनएल का प्रॉफिट था, रैंडमली ले रहा हूं, रैंडमली अज्यूम करते इट वाज लेट्स से 1 lakhs, और लेट्स से आपके रीवैल का प्रॉफिट था, रीवैल्यूएशन गेन का प्रॉफिट था लेट्स से 7 lakhs। तो आपका टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 1 lakh था पीएनएल में, 7 lakhs था ओसीआई में, तो टोटल मिला के हो गया 8 lakhs। इस 8 lakhs को पता हम प्यार से क्या बोलते हैं? इसको हम प्यार से बोलते हैं टीसीआई, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो थर्ड, ठीक है, दैट इज योर टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे तो टीसीआई। सर व्हाट इज टीसीआई? नथिंग बट प्रॉफिट एंड लॉस प्लस ओसीआई का टोटल। जितना आपके पीएनएल में प्रॉफिट है प्लस जो आपके ओसीआई का प्रॉफिट है वो मिला के जो होता है टीसीआई। मतलब अपने केस में इट विल बी 8 lakhs, एज सिंपल एज दैट। ये जितना भी मैंने पोर्शन रेड में लिखा है, रेड में, ये रेड वाला पोर्शन नया है ना इन इंडेस, ये आपने कभी एएस वगैरह में डिस्कस नहीं किया होगा। ये है नया पोर्शन इंडेस का। आर यू गाइस क्लियर? यस। चलो, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार, मजेदार, वेरी गुड। ठीक है, बढ़ सकते हैं क्या आगे? यस, बढ़ सकते हैं आगे। यस, चलो। अच्छा, क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर? यस। चलो, किसी ने कहा सर नेट लैग हो गया था, एक बार रिपीट कर दो। तो नेट लैग वालों के लिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। सुनना, मैंने सिंपल सी चीज बोली। मैंने बोला आपके प्रॉफिट एंड लॉस में 2 कैटेगरीज बन गई। एक हो गया उस पीएनएल, एक हो गया ओसीआई, है ना। तो पीएनएल का प्रॉफिट आप अलग से रिकॉर्ड कर रहे हो, ओसीआई का कैटेगरी बना के अलग से आइटम्स लिख रहे हो। ये दोनों का प्रॉफिट का टोटल मिला के उसको बोलते हैं टीसीआई, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। बस इतना ही मैंने बताया आपको, और कुछ नहीं बोला। ठीक है, ध्यान रखना। चलो, क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं। ये आपसे मैंने क्या डिस्कशन किया? प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्कशन किया, शेड्यूल 3 का डिस्कशन किया। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, अब इधर आ जाओ शेड्यूल 3 के अंदर। ये देखो, ठीक है, अब सुन लो, अब खत्म नहीं हुआ कहानी, अभी भी और बात करनी बाकी है। रचना आएगा, आप जो पूछ रहे हो ना क्या होगा उसका, आएगा, चिंता मत करो। अभी तो इतना ज्ञान दिया कि वक्त से आगे मत बढ़ो, सब बताऊंगा मैं। चलो सुन लो इधर, ये आपका रहा प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये देखो, पहला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, फिर अदर इनकम, टोटल इनकम मिलेगा। फिर आएंगे सारे एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस मिलेंगे। फिर आपको मिलेगा प्रॉफिट लॉस बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्सेस। फिर एक्सेप्शनल माइनस करोगे तो प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स मिलेगा। ठीक है। अच्छा, एएस में देयर यूज्ड टू बी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अभी इंडेस में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इंडेस में एग्जिस्ट नहीं करता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स मिलेगा। फिर आएगा टैक्स एक्सपेंसेस, फिर आपको मिलेगा प्रॉफिट लॉस फ्रॉम कंटिन्यूइंग। फिर उसमें डिसकंटिन्यूइंग अलग से दिखाते हैं। ये कंटिन्यू डिसकंटिन्यूइंग क्या है ये अपन अलग से इंडेक्स में कवर करते हैं।
ठीक है, मुझे मेन क्या दिखाना है ये देखो, बेसिकली आपको मिल गया प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड, पीएनएल वाला प्रॉफिट आपको मिल जाता है। उसी के नीचे दिखाया हुआ है ओसीआई वाला प्रॉफिट, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इफ यू कैन सी क्लियरली। उसके बाद दिखाया हुआ है ओसीआई वाला प्रॉफिट, ठीक है। फिर पीएनएल और ओसीआई दोनों को मिला के बोलते हैं टीसीआई, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, कंप्राइजिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये आपको बेसिक फॉर्मेट समझ के लेना होता है। फिर ऑफकोर्स अपन ईपीएस वगैरह भी रिपोर्ट करते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान रखना। चलो उसके बाद अब ओसीआई में कौन से आइटम्स आते हैं, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम शैल बी क्लासिफाइड इनटू, ऐसा। तो इसमें ना लिस्ट दिया हुआ आइटम्स का कि ये सारे आइटम्स आते हैं, ये सारे आइटम्स आते हैं, ऐसा करके वो लिस्ट दिया हुआ है। वो लिस्ट अपन समझेंगे बाद में। ये लिस्ट के बारे में, ये लिस्ट के बारे में अपन कहां पढ़ेंगे, ये लिस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे इन, लिख दो रिस्पेक्टिव इंड एस। इस लिस्ट के बारे में हम जानेंगे रिस्पेक्टिव इंडेस के अंदर कि कौन से आइटम ओसीआई में आने चाहिए, वो हमको रिस्पेक्टिव इंडेस बताने वाले हैं। यहां आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है। उसके अलावा एक और चीज, ओसीआई में है ना, ओसीआई में दो कैटेगरी होती है। अगर आप देखोगे ओसीआई में भी ए और बी है। अब देखो ए में क्या लिखा है, हेडिंग पढ़ने का सिर्फ। ए में लिखा है आइटम्स दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू पीएनएल, और बी वाला है ओसीआई की बात करो, ओसीआई में ए हेडिंग नॉट बी रिक्लासिफाइड टू पीएनएल, और एक हेडिंग है आइटम्स दैट विल बी रिक्लासिफाइड टू पीएनएल। एक बोला है नॉट रिक्लासिफाइड, एक बोला है नॉट रिक्लासिफाइड, और एक बोला है रिक्लासिफाइड। इसका मतलब ओसीआई के अंदर भी दो कैटेगरी है। जब मैंने ये ओसीआई लिखा ना, ये ओसीआई, तो इस ओसीआई में भी दो कैटेगरी है। उसको पता है प्यार से क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं ओसीआई आर और एक को बोलते हैं ओसीआई एनआर। एनआर मतलब नॉट बी रिक्लासिफाइड टू पीएनएल, आर मतलब रिक्लासिफाइड टू पीएनएल। अब ये आर एनआर है क्या, सिर्फ लिख के छोड़ दो, सिर्फ लिख के छोड़ दो। इसके बारे में वी विल डिस्कस इन डिटेल इन आर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इंडिया 16। तो लिखाता हूं मैं आपको, वी विल डिस्कस in detail about OCI R and OCI NR in Ind AS 16. We will discuss about OCI R and OCI NR in Ind AS 16. बस उतना लिख के छोड़ दो। ये आर एन आर क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, वो सब अपने को नहीं पता। फिलहाल अपन ने ओसीआई समझ लिया, ये अपने लिए बड़ी बात हो जाती है। क्लियर, ये लिख के रखने का बाजू में है। चलो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं क्या, कैन आई प्रोसीड फर्दर? यस, चलो ठीक है। मैंने जो बेसिक शेड्यूल 3 का डिस्कशन था ना, वो मैंने आपसे कर लिया। शेड्यूल 3 में इतना ही है। फिर शेड्यूल 3 में बोलता है कि अगर आपका टर्नओवर ज्यादा है तो आप राउंड ऑफ वगैरह कर सकते हो, है ना। टर्नओवर इतना है तो राउंड ऑफ आप 100,000 लाख वगैरह में कर सकते हो। टाइम पास वाली बातें है ना, इतना रेलिवेंट नहीं रहता अपने लिए सब चीज। चलो एनीवेज, तो ये शेड्यूल 3 का डिस्कशन कर लिया, लेकिन मेरे को एक डिस्कशन और करना है जो आइडियली अपने को 11th-12th के अंदर चीज पता होती है, बट फिर भी मैं चाहता हूं एक बार अपन भले फाइनल में है, फिर भी एक बेसिक डिस्कशन करने में कोई हार्म नहीं है, ठीक है। मतलब उसको ब्रशअप करने में कोई हार्म नहीं है। वो ये वैसा वाला कंसेप्ट है। सर ऐसा क्या बताने वाले हो, समझाता हूं। आपने एग्जाम्पल कॉपी किया रहेगा, ठीक है, एग्जाम्पल तो अपने को समझ गया। अब एक लाइन मार रहा हूं, ठीक है, नीचे लिखता हूं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस के मैंने आपको क्या बताया, दो हिस्से होते हैं, एक होता है पीएनएल, एक होता है ओसीआई। दोनों को मिला के क्या बनता है, टीसीआई, दैट इज टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये पता है आपको चीज। अच्छा, एक और चीज आपको पता है, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर बनता है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस 12 मंथ्स का बनता है, बट बैलेंस शीट एज ऑन डेट बनती है, बैलेंस शीट टिल डेट की बनती है। पता है आपको ये चीज? नहीं पता तो बता दिया मैंने आपको, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस बनता है आपका फॉर द ईयर। जैसे अभी सपोज आपका ईयर चालू है 27-28, तो ये बनता है फॉर द ईयर 27-28, मतलब एक साल में कितना प्रॉफिट कमाया, वैसा ऐसा होता है, बराबर। प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर बनता है। चलो एक काम करते हैं, सपोज मैं बात करूं 1996 की, रैंडमली मैं फिगर्स ले रहा हूं, ठीक है, रैंडम फिगर्स ले रहा हूं मैं। तो पहले मैं पीएनएल की बात करता हूं। मेरे पीएनएल में सपोज मैंने रेवेन्यू कमाया
100 का, मैं रैंडमली ले रहा हूं, ठीक है, रैंडम फिगर्स है ये। रेवेन्यू कमाने में मैंने एक्सपेंसेस इंकर किए, 70 के मैंने एक्सपेंसेस इंकर किए। ये फिगर्स कहां से आया सर 70 30, ये 170, ये अज्यूम किया मैंने, अज्यूम किया, ठीक है, कि मैंने रेवेन्यू कमाया 100 का, एक्सपेंस किया 70 का, तो मेरा नेट प्रॉफिट कितने का हो जाता है? मेरा नेट इनकम हो जाता है 30 का। ये मेरी नेट इनकम हो गई पीएनएल की, मानते हो ये बात? ठीक है सर, ये तो समझता है हमको। अच्छा, उसके अलावा पीएनएल के नीचे एक और सेक्शन बनता है, वो है ओसीआई का सेक्शन। ओसीआई का सेक्शन बनेगा। अब ओसीआई में क्या आएगा इस साल में, देखते, ऊपर वाले एग्जाम्पल से लिंक करते हैं। ऊपर ये जो एग्जाम्पल लिया ना अपन लैंड वाला, इससे लिंक करते हैं। 1996 में ओसीआई में कितना गेन दिख रहा था? 7 लाख ना। ओसीआई में कितना दिख रहा था? 7 लाख। चलो मैं लिखता हूं इधर। तो 1996 में मेरे ओसीआई में दिख रहा था रीवैल्यूएशन गेन 7 लाख, ठीक है। तो पीएनएल का प्रॉफिट और ओसीआई का प्रॉफिट है ना, ये 7 लाख कहां से आया सर? मैं बोलूं रिफर अबोव एग्जाम्पल, वहां से आया, लिंक किया थोड़ा सा बस, तो आपको मिलेगा टोटल प्रॉफिट, दैट इज टीसीआई, पीएनएल प्लस ओसीआई मिला के बना टीसीआई, ठीक है। कितना होगा टोटल आपका? टोटल आपका हो जाएगा 37 लैक्स। टोटल कितना हो जाएगा आपका? 37 लैक्स। क्लियर है यहां तक? यस सर क्लियर है, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये जो आप प्रॉफिट कमाते हो, इसका होता क्या है? आपको पता है इसका क्या होता है? ये जो आपने प्रॉफिट कमाया, ये आपके रिजर्व्स में अक्यूमुलेट होते हैं। जो आपके प्रॉफिट कमाते हो वो हर साल आपके रिजर्व्स में ऐड होते हुए चलते हैं, है ना। तो सपोज अपन प्रॉफिट एंड लॉस के अलावा बनाते हैं बैलेंस शीट बाजू में। चलो, आपको पता है बैलेंस शीट बनती है एज ऑन डेट, ठीक है। तो बैलेंस शीट में एक हेड होता है, जैसे अभी इंडेस में तो रिजर्व एंड सरप्लस नहीं है। इंडेस में क्या टर्म यूज करते हैं अपन रिजर्व एंड सरप्लस के बदले? आपको मैंने बताया था, याद है आपको? इंडेस में भी यूज द टर्म, परफेक्ट आंसर, अदर इक्विटी यूज करते हैं सर। तो इंडेस में होता है अदर इक्विटी, ठीक है। इंडेस में क्या होता है? अदर इक्विटी। तो जो आपने प्रॉफिट कमाया, अगर आपने इसको बांटा नहीं है डिविडेंड के फॉर्म में, तो ये आपके पास रह जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। तो ये प्रॉफिट का होगा क्या? तो ये जो आपका पीएनएल का प्रॉफिट है, जो आपका ये वाला प्रॉफिट है, दिस विल गेट ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स। अदर इक्विटी में बहुत सारे हेड थे, याद है आपको? बहुत सारी चीजें थी अदर इक्विटी में। तो ये जो आपका नॉर्मल प्रॉफिट है, इट गेट्स ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स। तो सपोज ये आपका बिजनेस का फर्स्ट या सेकेंड ईयर ही था, तो रिटेन्ड अर्निंग्स में आपका बैलेंस कितना हो जाएगा? 30 लैक्स। अच्छा, अब ये जो प्रॉफिट है 7 लैक्स का, मैं बोलूं ये भी तो प्रॉफिट ही है, बट दिस इज एन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ना। तो इसको आप रिटेन्ड अर्निंग्स के हेड में ही ऐड कर दोगे, 37 बोल दोगे, तो यार फिर क्लासिफाई करना इजी नहीं रहेगा ना कि आपके पास रियल प्रॉफिट कितना है। ये तो फर्जी प्रॉफिट है ना, ये तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, तो इसको आप रिटेन्ड अर्निंग्स के हेड में ऐड नहीं कर सकते। मैं बोलूं इसके लिए एक अलग हेड क्रिएट करना पड़ता है। तो रीवैल्यूएशन गेन का जो प्रॉफिट है वो अदर इक्विटी में होता है जमा, लेकिन वो एक सेपरेट हेड में जमा होता है, और उस हेड का नाम है रीवैल्यूएशन सरप्लस। इधर अपन ओसीआई में वर्ड गेन यूज करते हैं ना, जब इसको आप जमा करते हो ना अपने अदर इक्विटी में, तो इसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन सरप्लस। बराबर कितना रहेगा वो? 7 लाख रहेगा। ऐसा होता है ये चीज। तो आपका जो पता है, ये चीज पता थी ना आपको? पहले से पता थी कि नहीं पता थी? यस और नो बता दो। अपन पढ़ते थे ना बचपन में, जितना भी पार्टनर्स, याद है पार्टनर्स ने प्रॉफिट कमाया वो पार्टनर्स के कैपिटल में ऐड करते थे, वैसा ही जितना भी कंपनी प्रॉफिट कमाता है कंपनी के रिजर्व में ऐड होता है। तो पीएनएल वाला प्रॉफिट जाएगा रिटेन्ड अर्निंग्स में, ओसीआई वाला प्रॉफिट ऐड होएगा रीवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर। वेरी सिंपल। क्लियर? हाँ सर ये तो समझता है। चलो एक साल आगे और आते हैं, मुझे एक साल का डिस्कशन और करना है आपके साथ, ठीक है। चलो हम आते हैं 1997 में। ये लिख के हुआ क्या? लिख लो ये। यस पता था, वेरी गुड। चलो इसको रीवैल्यूएशन सरप्लस, रीवैल्यूएशन रिजर्व जो बोलना है बोलो, चलता है। यस नहीं, हाँ कोई भी टर्म चलेगा उसके लिए, ठीक है।
चलो अब आगे आ जाओ। अच्छा हस्तिक बोलते नहीं नहीं हमको तो नहीं पता था। हस्तिक आप साइंस बैकग्राउंड से थे क्या? बताओ। नहीं तो ऑप्शन था क्या अकाउंट्स आपका? मजाक कर रहा हूँ भाई, मेरे मजाक को कोई सीरियसली मत लेना। कभी कभी भाई लोग गुस्सा हो जाते हैं कि ये क्या रे कंदोई बहुत ज्यादा बोल रहा है तू, तो घर पे आके मेरे कोई क्राइम पेट्रोल का सीन मत करना है कि आज तेरे को दिखाते आज क्या रे क्या नहीं आता था साइंस बैकग्राउंड से, मजाक। ठीक है, ये सिद्धार्थ इट इज सेम। चलो आगे बढ़े, यस आगे बढ़ते हैं सर। अब आता है 1997। अगेन अपन बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। ये बनता है फॉर द ईयर, ये बनता है फॉर द ईयर, मतलब से उसी साल का बनेगा। ठीक है चलो अब सपोज अगेन पीएनएल में अपन कुछ रैंडम फिगर्स अज्यूम करते हैं। सपोज मेरा रेवेन्यू था 80, मेरे एक्सपेंस थे 60। ये कहां से आया सर 80 60? अज्यूम किया, लिख दो अज्यूम किया, वरना ढूंढते बैठोगे कहां से लिखा है सर ने ये। ठीक है तो आपकी इनकम कितनी हो गई पीएनएल की? 20 लैक्स। अच्छा ओसीआई में 1997 में कितना गेन हुआ था जरा ऊपर जाके देखते हैं, अपन एग्जांपल से लिंक करते। 1997 में ओसीआई में गेन हुआ था 3 लैक्स का, तो मैं लिख दूं ओसीआई में गेन था 3 लैक्स का। तो ओसीआई में रीवैल्यूएशन गेन था। अब ओसीआई में जब गेन लिखोगे तो सिर्फ 1997 का ही लिखना, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर बनता है, समझ रहे हो आप? तो कितना लिखेंगे रीवैल्यूएशन गेन? अपन लिखेंगे 3 लैक्स। टोटल कितना हो गया आपका? उसको बोलते हैं टीसीआई। 20 प्लस 3 तो कितना हो गया? 23 लैक्स। 23 लैक्स हो गया। क्लियर है यहां तक क्या? यस सर क्लियर है। ओके आगे बात करूं? करो ना सर आगे बात, काहे नहीं करते हो? करो। ओके अब आता है जब ये प्रॉफिट भी आप जमा करोगे अपने अदर इक्विटी में, तो बैलेंस शीट होती है आपकी एज ऑन डेट। बैलेंस शीट आपकी होती है एज ऑन डेट। ठीक है अब वापस से आप लिखोगे अदर इक्विटी। अब ये बार बार आप एज ऑन डेट क्या कर रहे हो? एज ऑन डेट का मतलब होता है टिल डेट का बैलेंस। अभी सपोज ये जो आपका प्रॉफिट है ये जाता है रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर जो पीएनएल का प्रॉफिट है, और जो ओसीआई का प्रॉफिट है ये जाएगा आपका रीवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर। तो अब होता कैसे सुनना, व्हेन यू राइट रिटेन्ड अर्निंग्स तो इसके अंदर एज ऑन डेट का फिगर होता है। रचना ने एकदम करेक्ट आंसर किया है। रिटेन्ड अर्निंग्स में आप सिर्फ 20 नहीं लिखोगे, पहले पुराने वाले साल का ओपनिंग लिखोगे। जैसे प्रीवियस ईयर में आपका 30 था ना, तो ये आपका बन जाता है ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स। पहले आप बोलोगे ओपनिंग था 30 लैक्स, फिर आप बोलोगे प्लस 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 जो आपने कब कमाया? ड्यूरिंग द ईयर कमाया 20 लैक्स। तो आपका रिटेन्ड अर्निंग्स टोटल कितना हो जाता है? 50 लैक्स। वेरी गुड आंसर मानसी। इसका मतलब आपका बैलेंस शीट में जो फिगर्स है वो टिल डेट का क्यूमुलेटिव फिगर्स है, लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस में फिगर दिखता है वो सिर्फ उसी साल का दिखता है। वी शो इट ओनली फॉर दैट रिस्पेक्टिव ईयर, ऐसा। अच्छा सिमिलरली जो अपना है रीवैल्यूएशन सरप्लस या रिजर्व, जो बोलना है उसको बोलो, एक ही बात है, नाम अलग है काम तो सेम ही है ना। इसमें भी पहले ओपनिंग कितना दिख रहा था? ओपनिंग था अपना पहले मेरे ख्याल से प्रीवियस ईयर से 7 लैक्स बराबर, प्लस जो आपने कमाया ड्यूरिंग द ईयर। थ्री लैक्स। टोटल कितना हो गया? 10 लैक्स। तुम समझ रहे हो क्या? इसका मतलब अभी ये मैंने क्यों इतना एग्जांपल लिया, सिर्फ एक बात समझाने के लिए कि पीएनएल में सिर्फ उसी साल के फिगर्स दिखते हैं, लेकिन अदर इक्विटी में जब जमा करते हो तो क्यूमुलेटिव फिगर्स दिखते हैं, ऐसा। मेरे ख्याल से काफी लोग को ये समझ पहले से पता होगा, लेकिन एक ब्रशअप करने में कोई हार्म नहीं है, प्लस इस कंसेप्ट से लिंक करने में और मजा आता है अपने को वो चीज। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब एक सवाल आता है सबके मन में, रिटेन्ड अर्निंग्स वर्ड सुन के अपने को समझता है कि ये तो अपना अर्नड वाला रियलाइज प्रॉफिट है, ये तो आप एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। लेकिन ये जो रीवैल सरप्लस है, ये हेडिंग देख के समझता है ना कि ये तो लैंड के ऊपर जो अनरियलाइज गेन था वो वाला बैलेंस है, इससे तो आप डिविडेंड नहीं बांट सकते, ये तो प्रॉफिट विड्रॉ नहीं कर सकते, ये तो रिजर्व आप विड्रॉ नहीं कर सकते। तो इस रिजर्व का होगा क्या फ्यूचर में? इस रीवैल रिजर्व का फ्यूचर में क्या होगा?
है ना। इस 10 लाख का फ्यूचर में क्या होगा, क्या ये यहीं पड़ा रहेगा या कभी इसको अपन आरई में रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर करेंगे, इसका करेंगे क्या फ्यूचर में। तो ये रही सस्पेंस की बात। कटप्पा ने बाहुबली को काहे मारा, काहे खंजर घोपा, वो तो इसका फ्यूचर में क्या होगा वो हम पढ़ेंगे रिस्पेक्टिव इंडेस में। तो ये लिखाता हूं, हाँ सुन लो, इसका फ्यूचर में क्या होगा, है ना। इसका फ्यूचर में क्या होगा व्हेन यू सेल द लैंड, जब आप लैंड बेच दोगे और आपके बुक्स में लैंड नहीं बचेगी तो इसका फ्यूचर में क्या होगा, इसका हम डिस्कशन करेंगे। वी विल डिस्कस इन इंडेस 16। सर ये इंडेस 16 है क्या, आपने 2-3 बार नाम ले इंडेस 16 का। इंडेस 16 इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, लैंड इज जनरली अ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो उसके अंदर बात होगी, तो ये लिख के रखो। इसका फ्यूचर में क्या होगा वो हम बात करेंगे इंडेस 16 के अंदर, सिंपल। क्लियर। ओ हीरो लोग क्लियर है क्या, शानदार, जानदार, मजेदार। स्केड्यूल 3 तक को समझ आया क्या, पक्का सबको समझ आया स्केड्यूल 3 वाला पार्ट। यस, बेसिक बेसिक ज्ञान लेना अपने को। ऑफ कोर्स इसके बहुत सारे डिटेल्स अपने को रिस्पेक्टिव इंडेक्स में मालूम पड़ने वाले, बट आई कैन नॉट रिफ्रेन फ्रॉम द फैक्ट कि अपने को बेसिक ज्ञान तो होना चाहिए, जैसे असेट्स पहले आता है, ये पहले आता है, ये वो करके, ठीक है। अब इसको ऑफ कोर्स मैं रिवाइज कराऊंगा, लेकिन आज के डे एंड पे रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। जितना भी अपन ने पढ़ा है मैं पूरा आपको रिकॉल करवा दूंगा, और घर पे जाने के बाद आपको एक बार पढ़ना है, ध्यान रखना, ठीक है। यस सर आईसीआई स्टडी मैट देखना जरूरी है क्या, मैंने सब कवर कर रखा है, आपको अलग से कुछ उसमें से करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अंदर से कभी होता है ना खुजली मस्ती की, चेक तो कर ले सर ने कवर किया है कि नहीं किया, तो यू कैन ओपन एंड सी, बट एवरीथिंग इज कवर्ड इन अ बुक इटसेल्फ, आपको अलग से कुछ देखने का जरूरत नहीं है, जितना मैं बताऊंगा उतना करते हुए चलना बस, ठीक है। चलो, सो शेड्यूल 3 इज डन एंड डस्टेड। अच्छा मतलब एक टॉपिक खत्म हो जाता है अपना, ये पूरा टॉपिक था पता है आपको, रोड मैप एंड शेड्यूल 3 जो अपन ने कवर किया ना, रोड मैप एंड शेड्यूल 3 टॉपिक था पूरा, तो पूरा टॉपिक अपना हो जाता है, ठीक है। ये रोड मैप वगैरह तो इसमें एप्लीकेबिलिटी थी, शेड्यूल 3 में तो फॉर्मेट वगैरह था। तो अपना एक आदत है, जब भी अपना कोई चैप्टर खत्म होता है ना, तो है ना मैं ऐसा करता हूँ, सुनना, जब भी कोई चैप्टर खत्म होता है तो हम बोलेंगे हमने भी इस इंडेस को कर दिया ऐसे, सरक सरक सरक, दैट मीन्स वी हैव सरकाउफाई दिस इंडेस, है ना। तो ऐसे हमने क्या कर दिया इसको, सरक सरक सरक, तो ये इंडेस हो गया, सरक सरक सरक, इंडेस नहीं है बेसिकली, टॉपिक हो गया सरक सरक सरक। चलो अब वी डिजर्व अ स्मॉल ब्रेक, वी कैन टेक अ स्मॉल ब्रेक, और स्मॉल ब्रेक के बाद हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, एंड दैट इज गोइंग टू बी इंडेस 16। बहुत शानदार टॉपिक है, मस्त है, इजी टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है, मजा आएगा वो पढ़ने में। इंडेस 16 का नाम है पीपीई। पीपीई का मतलब, अरे वो तुम्हारा कोविड का पीपीई किट नहीं है, उसका मतलब है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो अपन वो कवर करने वाले, ठीक है। तो अपन एक स्मॉल सा लेते हैं ब्रेक, एंड देन ब्रेक के बाद वी कैन स्टार्ट विद आवर न्यू टॉपिक, ठीक है। क्लियर है यहां तक, चलो शानदार, लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक। मैं लेक्चर एंड कर देता हूं, ठीक है, चलो फिर अब ब्रेक के बाद मिलते हैं।